डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। इस पेंडेमिक के समय में आप लोग सभी जो आवश्यक अ, जो चीज़ें हैं उनका ध्यान रख रहे होंगे, आवश्यक प्रिकॉशंस ले रहे होंगे और उम्मीद करता हूँ स्वस्थ होंगे और घर से बाहर ना निकलें और राज्य और केंद्र सरकार जो गाइडलाइंस जारी कर रही है उनको फॉलो करें। तो हम अपनी सल्तनत की कंटिन्यूएशन में हमने लास्ट टाइम पढ़ा था कि बलबन ने किस तरह से सल्तनत का सुदृढ़ीकरण किया था, सल्तनत को मजबूत बनाया था। इसके बाद खलजी क्रांति क्या हुई, खलजी क्रांति और अलाउद्दीन खिलजी के बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले खिलजी क्रांति का कॉन्सेप्ट क्या है। बलबन की मृत्यु जब हुई 1287 में, तो उसका जो पुत्र था केकुबाद वो उत्तराधिकारी बना। उसका बलबन का एक और पुत्र था बुगरा खां, लेकिन वो बंगाल की सूबेदारी से संतुष्ट था। उसके बाद बलबन ने हालांकि के खुसरो को अपना उत्तराधिकारी चुना था, लेकिन केकुबाद उसका उत्तराधिकारी बना। केकुबाद को क्या हुआ कि लकवा हो गया और उसके स्थान पर तुर्क अमीरों ने उसके शिशु पुत्र जो था, जिसका नाम था कयूमर्स, उसके नाम से गद्दी पर बिठाया। अब क्या हुआ कि एक व्यक्ति था जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, उसने क्या किया कि केकुबाद और कयूमर्स की हत्या कर दी और 1290 ईस्वी में इस तरह से गुलाम वंश समाप्त हो गया और खिलजी क्रांति का सूत्रपात किया। खिलजी क्रांति से क्या तात्पर्य है कि पहले तो क्या था कि सत्ता में तुर्की अमीर वर्ग की ही प्रधानता हुआ करती थी, लेकिन खिलजियों के बाद सब प्रकार के लोगों को मौका मिलने लगा। जैसे ये जो खिलजी सुल्तान भी तुर्क ही थे, लेकिन उन्होंने गैर तुर्कों को भी प्रशासन में सम्मिलित किया और बलबन का जो राजत्व का सिद्धांत है उसी के साथ समाप्त हो गया। अब क्या हुआ कि क्रांति हुई तो साम्राज्यवादी और आर्थिक नीतियों में भी बड़े परिवर्तन हो गए। अब हमने देखा था कि जलालुद्दीन खिलजी जलालुद्दीन खिलजी जो था उसने हमने देखा था कि उसकी हत्या कर दी थी केकुबाद और क्यूमर्स की, उन दोनों की हत्या कर दी थी। तो उसने वो सिंहासन पर बैठा 1290 में और उसने क्या किया कि किलूखरी का महल जो केकुबाद ने बनवाया था उसमें अपना राज्याभिषेक करवाया। वो काफ़ी उदार प्रवृत्ति का सुल्तान था और जो उसके विरोधी थे उनके प्रति उसने दुर्बल नीति अपनाई। लेकिन उसका जो भतीजा था अलाउद्दीन, उसने वो जब बंगाल अभियान से लौट रहा था तो उसके भतीजे अलाउद्दीन ने कड़ा में उसका छलपूर्वक वध कर दिया। इसके बाद अलाउद्दीन खिलजी शासन बना। इसका बेसिकली नाम था शाह गुरशास्प, मगर अलाउद्दीन खिलजी के नाम से ये शासक बना और 1296 ईस्वी में वो गद्दी पर बैठा। अब इसके सामने क्या क्या समस्याएं थी। इसके काल में सर्वाधिक मंगोल आक्रमण हुए। उसने कुल 7 बड़े मंगोल आक्रमणों का सामना किया। अब उसने क्या किया कि मंगोल आक्रमण से सुरक्षा हेतु उसने क्या किया कि सीरी को अपनी राजधानी बनाया और उसकी किलेबंदी की। इसके बाद राजपूताना के जो राज्य थे उनमें भी उसने अभियान किया। 1301 ईस्वी में रणथंभौर पर आक्रमण किया और इसको जीत लिया। इस किले में जौहर हुआ।
इसके बाद 1303 ईस्वी में उसने चित्तौड़ को जीता। और इस समय जो वहाँ का शासक था वो रावल रतन सिंह था। अब हमने इसके बारे में कई जगह सुन भी रखा होगा आप लोगों ने, पद्मिनी की कथा। तो इस कथा का जो उल्लेख है वो अलाउद्दीन का जो दरबारी आश्रित कवि था अमीर खुसरो, उसने किया है। इसके बाद अलाउद्दीन ने सिवाना और जालौर पर आक्रमण किया तथा उन क्षेत्रों पर भी विजय प्राप्त की। इसके बाद अलाउद्दीन का जो दक्षिण अभियान है वो किस तरह से था। अलाउद्दीन के जो दक्षिण अभियान थे, उस समय दक्षिण में 4 प्रमुख राज्य थे। एक तो देवगिरी के यादव, वारंगल के काकतीय, द्वार समुद्र के होयसल और मदुरा के पांड्य। अब क्या हुआ कि अलाउद्दीन ने 1303 ईस्वी में मलिक छज्जू के नेतृत्व में पहला आक्रमण वारंगल पर किया, लेकिन तेलंगाना का जो शासक था प्रतापरुद्र देव, उसने मलिक छज्जू को हरा दिया। 1306-7 में अलाउद्दीन ने मलिक कफूर के नेतृत्व में दक्षिण का पहला सफल अभियान किया और पहली बार उसको सफलता मिली। अब जो देवगिरी का शासक था रामचंद्र देव, उसने अलाउद्दीन को एलिचपुर की आय भेजने का वचन दिया। रामचंद्र ने मलिक कफूर के साथ अलाउद्दीन से मिलने दिल्ली भी आया और अलाउद्दीन ने रामचंद्र को सम्मानित भी किया। इसके बाद अलाउद्दीन ने 1313 ईस्वी में देवगिरी पर फिर से आक्रमण किया तथा उसका जो पुत्र था शंकर देव, उसको परास्त करके मार डाला। 1308 ईस्वी में मलिक कफूर ने तेलंगाना के रुद्रदेव द्वितीय को पराजित किया था। 1310 ईस्वी में मलिक कफूर ने होयसल राज्य पर भी आक्रमण किया था और 1311 ईस्वी में पांड्य राज्य को भी उसने जीत लिया। तो इस तरह से अलाउद्दीन ने दक्षिण के राज्यों को के प्रति ये नीति अपनाई। अब उसने क्या किया कि उसको अपने साम्राज्य में नहीं मिलाया और सिर्फ अधीनता स्वीकार करके कर वसूल करके उनको छोड़ दिया, क्योंकि वो दक्षिण के राज्य जो थे वो काफ़ी दूर स्थित थे, जिनका नियंत्रण व्यावहारिक रूप से संभव नहीं था। इसके बाद जो अलाउद्दीन का जो राजत्व का सिद्धांत है वो क्या है। हम सभी जानते हैं कि अलाउद्दीन ने अपने चाचा की हत्या की थी और वो अपने द्वारा हड़पे हुए राज्य को जनता की दृष्टि में उचित सिद्ध करना चाहता था। अब वो ऐसा राजत्व का सिद्धांत बनाना चाहता था जो अपने अस्तित्व द्वारा अपना औचित्य सिद्ध कर सके। वो अपने कार्यों के लिए धार्मिक स्वीकृति प्राप्त करने का इच्छुक भी नहीं था। अलाउद्दीन का जो राजत्व था वो शरीयत के सिद्धांतों पर आधारित भी नहीं था। उसने खलीफा को मान्यता दी और खलीफा के नायब की उपाधि भी ग्रहण की, लेकिन उसने ये सिर्फ इसलिए किया क्योंकि वो चाहता था कि खिलाफत का जो सिद्धांत है वो बना रहे। लेकिन उसने प्रशासन में खलीफा के हस्तक्षेप को कभी स्वीकार नहीं किया और जैसा कि उससे पहले के जो शासक करते आए थे, उसने कभी भी खलीफा से अधिकार पत्र के लिए आवेदन भी नहीं किया। तो इस तरह से अलाउद्दीन खिलजी ने का राजत्व का सिद्धांत था। इसके बाद इसने कुछ सुधार भी किए। इसमें प्रशासनिक सुधार जो थे वो ये थे कि अलाउद्दीन ने व्यापारियों पर नियंत्रण और बाजार सुधार के लिए एक दीवान रियासत नामक एक नए विभाग की स्थापना की। उसने बरीद मुमालिक नामक अधिकारी के अधीन गुप्तचर प्रणाली का पुनर्गठन भी किया। उसके बाद उसने सैन्य सुधार भी किए। उसने सेना का केंद्रीकरण किया और सैनिकों को नकद वेतन देना शुरू किया।
उसने अब जागीरें वगैरह देना बंद कर दिया। उसने घोड़े दागने की प्रथा भी आरंभ की और सैनिकों का हुलिया नोट करना शुरू किया। इससे भ्रष्टाचार में काफ़ी कमी आने लगी और एक स्थायी सेना का निर्माण हुआ। वो पहला सुल्तान था जिसने एक स्थायी सेना का निर्माण पर इतना ध्यान दिया। उसके बाद उसने आर्थिक सुधारों और बाजार नियंत्रण की नीति पर कार्य किया। अब क्या था कि उसने एक विशाल स्थायी सेना तो बना ली थी, लेकिन उसके रख रखाव हेतु बाजार नियंत्रण प्रणाली को अपनाना जरूरी था। तो उसने क्या किया कि दीवान रियासत, शहनाई मंडी और बरीदे मंडी नामक अधिकारी नियुक्त किए। उसके बाद उसने 3 तरह के बाजार बनाए, जिनमें आयात निर्यात की वस्तुओं का बाजार, खाद्यान्न का बाजार और घोड़ों और मवेशी और दासों का बाजार भी शामिल था। उसने बहुत सारी अनुदानित भूमि को राज्य की खालसा भूमि में राज्य के अंतर्गत सीधी खालसा में परिवर्तित कर दिया। उसने बाजार नियंत्रण से संबंधित 4 अधिनियम जारी किए, जो कि विभिन्न वस्तुओं और उनकी कीमतों से संबंधित थे। अब उसकी राजस्व व्यवस्था में उसने क्या सुधार किए? उसने भूमि पैमाइश की 20वां इकाई को मान्यता दी और उपज का जो आधा हिस्सा है वो लगान के रूप में लेना शुरू किया। उसने पैमाइश करके वास्तविक आय पर राजस्व सुनिश्चित किया। इसके अलावा उसने कई प्रकार के कर भी लगाए। उसने बकाया करों की वसूली के लिए दीवाने मुस्तक राज नाम के विभाग की स्थापना भी की। अब उसकी मृत्यु के बाद क्या हुआ? 1316 में इसकी मृत्यु हो गई और मलिक काफूर ने, जो उसका दास था, उसने अलाउद्दीन के पुत्रों की हत्या करवाना आरंभ कर दिया। लेकिन मुबारक खिलजी ने रिश्वत देकर मलिक काफूर की हत्या करवा दी। मुबारक खिलजी ने 1320 ईस्वी तक शासन किया। इसके बाद खुसरो शाह ने हत्या करवा दी उसकी, और सितंबर 1320 ईस्वी में खुसरो शाह की हत्या गयासुद्दीन तुगलक ने करवाई और यहाँ से तुगलक वंश का आरंभ हुआ। तो तुगलक वंश के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच।